टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज फिशरीज सेक्टर हमें सबसे पहले एक फंडामेंटल शिफ्ट को ग्रास्प करना होगा, जो ब्लू रेवोल्यूशन का कोर फिलॉसफी है। हिस्टोरिकली फिशरीज का मतलब था सिर्फ हंटिंग, यानी समंदर या नदी में जाना और नेचर ने जो प्रोड्यूस किया है उसे पकड़ लेना। इसे हम कैप्चर फिशरीज कहते हैं। बट नेचर की प्रोडक्शन लिमिट्स होती हैं, राइट? इसीलिए ब्लू रेवोल्यूशन का मेन इंटेंट शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कैचिंग टू कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज का मतलब है फार्मिंग। जैसे हम जमीन पर खेती करते हैं, वैसे ही पानी में फिश को ब्रीड और रियर करना। स्लाइड के टॉप लेफ्ट सेक्शन में ब्लू रेवोल्यूशन का जो डेफिनेशन दिया है, ये यही ट्रांजिशन हाईलाइट कर रहा है। देखो, जब हम कल्चर पर फोकस करते हैं, तभी हम प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। इसी फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएमएमएसवाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया। यहाँ विजुअल में आप एक पिरामिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका बेस ब्लू रेवोल्यूशन 2.0 है, जो फाउंडेशन क्रिएट करता है। इस स्कीम का आर्किटेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मतलब है कि इसका पूरा पैसा 100% फंडिंग डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये यूजुअली नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। दूसरा, कंपोनेंट बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। विजुअल में फंडिंग रेशियोज 60-40 फॉर जनरल स्टेट्स, 90-10 फॉर एनी और हिमालयन रीजन्स ये दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट रीजनल डिस्पैरिटीज को ध्यान में रखकर सपोर्ट दे रही है। पीएमएमएसवाई का अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, टारगेट 22 एमएमटी, बल्कि क्वालिटी और इनकम पर फोकस करना है। स्लाइड के राइट साइड में जो व्हील डायग्राम है, वो पीएमएमएसवाई के कोर इंटरवेंशन एरियाज दिखा रहा है। नोटिस कीजिए कि मरी कल्चर और सीवीड कल्टीवेशन जैसे नए एरियाज को इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल फिशिंग सैचुरेट हो चुकी है। क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच का मेंशन स्ट्रैटेजी में इसलिए किया गया है ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। अगर एक एरिया में सब श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहां कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग यूनिट लगाना इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है। समझ आया? अब हम फिशरी सेक्टर के सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। स्लाइड के लेफ्ट साइड में जो कंपैरेटिव एरिया ग्राफ दिया गया है, वो इंडियन फिशरीज की पूरी कहानी बयान करता है। 1950s में देखिए, ब्लू एरिया मरीन फिशरीज डोमिनेंट था। लेकिन 2000 के आसपास एक क्रॉसओवर पॉइंट आता है, जहां ग्रीन एरिया इनलैंड फिशरीज मरीन को ओवरटेक कर लेता है। आज की डेट में इनलैंड फिशरीज का कंट्रीब्यूशन लगभग 74% है। ऐसा क्यों हुआ, सोचो जरा। इसके पीछे रीजनिंग सिंपल है। मरीन रिसोर्सेज, स्पेशली नियर शोर कोस्टल वाटर्स, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज होते हैं। वहां ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स अप्लाई होती है। ज्यादा फिशिंग करने से स्टॉक खत्म हो गया, जिसे हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। दूसरी तरफ इनलैंड फिशरीज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, पॉन्ड्स, टैंक्स में होती है, जिसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं, और इसे हम टेक्नोलॉजी से स्केल कर सकते हैं। स्लाइड का राइट साइड इस एक्वाकल्चर बूम को मैप के थ्रू समझाता है। यहां दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर मेनली इंडियन मेजर कार्प्स जैसे रोहू, कटला द्वारा ड्राइव होता है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का स्टेपल डाइट है। लेकिन जो असली कमर्शियल रेवोल्यूशन आया है, वो ब्रैकिश वाटर में है। ब्रैकिश वाटर वो होता है जहां नदी का मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है। मैप में आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल को देखिए। ये रीजन श्रिम्प कैपिटल बन गए हैं, क्योंकि यहाँ एल वैना में ही श्रिम्प का कल्चर होता है। श्रिम्प हाई वैल्यू एक्सपोर्ट कमोडिटी है। प्रोडक्टिविटी शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो स्लाइड में लिखा है कैप्चर टू कल्चर, ये दर्शाता है कि अब हम नेचर पर डिपेंड नहीं है। इंटेंसिटी मैप में देखिए, कोस्टल स्टेट्स में कलर डार्क है, जो हाई इंटेंसिटी फिशिंग शो करता है। लेकिन नोटिस करें कि इनलैंड स्टेट्स में भी एक्टिविटी बढ़ रही है। इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ये है कि पॉलिसी फोकस अब मरीन डीप सी वेसल्स के साथ साथ इनलैंड पॉन्ड मैनेजमेंट पर भी शिफ्ट हो गया है। इनलैंड सेक्टर ने प्रोडक्शन वॉल्यूम संभाल रखा है, जबकि मरीन सेक्टर स्टैग्नेशन फेस कर रहा है। इसीलिए फ्यूचर ग्रोथ इनलैंड और ब्रैकिश वाटर इंटेंसिफिकेशन से ही आएगी। क्लियर है? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कोस्टल वाटर्स नियर शोर ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, तो अब सवाल ये है कि नेक्स्ट फ्रंटियर क्या है? जवाब है डीप सी। इस स्लाइड में डीप सी मिशन और सागर परिक्रमा के द्वारा हम स्पेशियल एक्सपेंशन को समझेंगे। स्लाइड के लेफ्ट विजुअल में समंदर की डेप्थ प्रोफाइल दी गई है।
टिपिकली ट्रेडिशनल फिशरमैन सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स यानी एनएम तक ही फिशिंग करते हैं, जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट चाहती है कि फिशरमैन इस जोन से बाहर निकलकर ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 एनएम तक है और हाई सीज में जाएं। इस ट्रांजिशन के लिए नॉर्मल बोट्स काम नहीं आएंगी, इसलिए डीप सी वेसल्स और लॉन्ग लाइनर्स की ज़रूरत होती है, जो विजुअल में दिखाए गए हैं। डीप सी मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मॉस के अंडर है, सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ओशन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए है। विजुअल में नीचे मत्स्य 6000 सबमर्सिबल दिखाया गया है। ये एक मैन्ड व्हीकल है जो 6000 मीटर्स नीचे जाकर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और रेयर बायो रिसोर्सेज की खोज करेगा। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी और मिनरल नीड्स यहाँ से पूरी हो सकती हैं। जब हम डीप सी फिशिंग प्रमोट करते हैं, तो हम कोस्टल इकोसिस्टम पर से प्रेशर कम करते हैं, जिससे सस्टेनेबल रीजनरेशन हो सके। राइट साइड में सागर परिक्रमा का मैप एक सोशल आउटरीच मैकेनिज्म है। पॉलिसी बनाना एसी रूम्स में आसान है, लेकिन उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना मुश्किल। सागर परिक्रमा का रूट देखिए, गुजरात से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल तक। ये पूरी कोस्टलाइन को कवर करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है फिशरमैन कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट डायलॉग एस्टैब्लिश करना। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, डिस्ट्रीब्यूशन और बॉर्डर लिमिट्स के इश्यूज तभी सॉल्व होंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन वहां फिजिकली प्रेजेंट होगा। मैप में एरोज दिखाते हैं कि ये यात्रा कैसे कोस्टल स्टेट्स को कनेक्ट करती है, एक सॉलिडारिटी क्रिएट करती है फिशर फोक्स के बीच में। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि पीएमएमएसवाई जैसी स्कीम्स का बेनिफिट लास्ट माइल तक पहुंचे और फिशरमैन को डीप सी वेंचर्स के लिए कॉन्फिडेंस मिले। मेक सेंस? फिशरी सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज प्रोडक्शन नहीं, बल्कि पेरिशेबिलिटी है। मछली पानी से निकलते ही खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्रूशल हो जाता है। स्लाइड के टॉप लेफ्ट में हब एंड स्पोक मॉडल का विजुअल है। इसका लॉजिक ये है कि हर छोटी लैंडिंग साइट पर बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई जा सकती। इसलिए छोटे सेंटर्स, स्पोक्स, कैच को कलेक्ट करके बड़े हार्बर्स, हब्स पर भेजते हैं, जहां एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोसेसिंग होती है। सासून डॉक और विशाखापट्टनम जैसे मेजर हार्बर्स का मॉडर्नाइजेशन इसी मॉडल पर बेस्ड है, ताकि हाइजीन और एफिशिएंसी मेंटेन रहे। स्लाइड का सेंट्रल विजुअल कोल्ड चेन ग्रिड को एक्सप्लेन करता है। यहाँ एक लीनियर सप्लाई चेन फ्लो चार्ट है जो कैच से लेकर रिटेल तक का सफर दिखाता है। नोटिस करें लॉस प्रिवेंशन बार। बिना कोल्ड चेन के 25% फिश खराब हो जाती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। कोल्ड चेन का मतलब सिर्फ फ्रीजर नहीं है, ये एक अनइंटरप्टेड टेम्परेचर कंट्रोल्ड पाथ है। बोट पर बर्फ, आइस से लेकर लैंडिंग सेंटर पर चिलिंग, फिर रीफर ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट और अंत में प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट। अगर इस चेन में एक भी लिंक टूटा तो प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए पीएमएमएसवाई में कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट पर भारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। राइट साइड में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का सेक्शन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करता है। फिशरमैन को डेली बेसिस पर डीजल, आइस और लेबर के लिए कैश चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल। पहले वो लोकल मनी लेंडर्स से हाई इंटरेस्ट पर पैसा लेते थे। 2018-19 में केसीसी को फिशरीज के लिए एक्सटेंड किया गया। विजुअल में इंटरेस्ट सबवेंशन का मैथ समझाया गया है। बेस रेट 7% होती है, सरकार 2% की छूट देती है और अगर आप टाइम पर वापस करते हैं तो 3% और छूट मिलती है। इफेक्टिवली फिशरमैन को सिर्फ 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मैकेनिज्म उन्हें डेट ट्रैप से बचाता है और उन्हें टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसे बोट रिपेयर, नेट्स के लिए एम्पावर करता है। सिंपल है, राइट? डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस फिशरी सेक्टर में सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। ये स्लाइड कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजेड और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करती है। लेफ्ट साइड में जोनल कंप्लायंस डायग्राम देखिए, जो 2011 और 2019 के नॉर्म्स को कंपेयर कर रहा है। 2011 में नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) हाई टाइड लाइन से 200 मीटर्स तक था। इसका मतलब वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। 2019 नोटिफिकेशन में डेंस पॉपुलेशन वाले एरियाज CRZ3A में इसे घटाकर 50 मीटर्स कर दिया गया। क्यों? ताकि कोस्टल कम्युनिटीज और टूरिज्म के लिए हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। ऑल्दो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि इससे इकोलॉजी पर स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी हो जाता है।
राइट साइड में साइक्लिकल सीजनैलिटी कैलेंडर व्हीम एक बायोलॉजिकल लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। आपने सुना होगा कि बारिश के मौसम में फिशिंग बैन होती है। विजुअल में देखिए, जून जुलाई में वेस्ट कोस्ट पर और अप्रैल मई में ईस्ट कोस्ट पर बैन लगाया गया है। ये कोई आर्बिट्ररी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, ये फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है। अगर हम ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग करेंगे तो हम जुवेनाइल बच्चे फिश को मार देंगे और अगले साल का स्टॉक कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए 61 डे फिशिंग बैन एक तरह का रिसोर्स रिन्यूअल पीरियड है। नीचे टेड डायग्राम टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस दिया गया है। ट्रॉल नेट्स समंदर के तल पर घसीटे जाते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है, इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक ऑलिव रिडली टर्टल्स। टेड एक टेक्निकल ग्रिड है जो नेट के अंदर लगता है। विजुअल में दिखाया गया है कि कैसे छोटी श्रिम्प ग्रिड से निकलकर नेट के पीछे कॉर्ड एंड में चली जाती है, लेकिन बड़ा टर्टल ग्रिड से टकराकर ऊपर के रास्ते से एस्केप कर जाता है। ये डिवाइस ओडिशा कोस्ट पर मैंडेटरी है। गियर रेगुलेशंस जैसे एलईडी फिशिंग बैन इंश्योर करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके मरीन इकोसिस्टम को परमानेंट डैमेज ना पहुंचाए। गॉट इट? ट्रेडिशनल फिशरीज रोहू, कतला, श्रिम्प के अलावा फ्यूचर ग्रोथ नॉन ट्रेडिशनल फ्रंटियर से आएगी। ये स्लाइड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। सबसे पहले सीवीड कल्टीवेशन को देखते हैं। टॉप लेफ्ट में मैरीकल्चर सिस्टम्स स्कीमेटिक में बैम्बू राफ्ट्स दिखाए गए हैं जहां सीवीड उगाया जा रहा है। सीवीड सिर्फ खाना नहीं है, ये एक बायोस्टिमुलेंट फर्टिलाइजर है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन CO2 एब्जॉर्ब करना में हेल्प करता है। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क एस्टैब्लिश किया गया है ताकि कोस्टल विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिले और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। कपा फाइकस एल्वरेजी एक मेजर स्पीशीज है जो कमर्शियल स्केल पर उगाई जाती है। दूसरा मेजर फ्रंटियर है मैरीकल्चर, स्पेसिफिकली ओपन सी केज कल्चर। डायग्राम में देखिए, एक गोलाकार सर्कुलर केज समंदर के बीच में तैर रहा है। इसका लॉजिक ये है कि हम समंदर की वास्ट स्पेस को यूज करें, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। केज के अंदर हाई वैल्यू मरीन फिश जैसे कोबिया या सी बैस को पाला जाता है। ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि ग्रोथ ऑप्टिमल हो। ये लैंड बेस्ड एक्वाकल्चर से अलग है क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर यूज नहीं होता और समंदर की नेचुरल फ्लशिंग कैपेसिटी वेस्ट को साफ करती रहती है। RAS यानी रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स एक और टेक है जहां जमीन पर टैंक्स में पानी को फिल्टर करके बार बार यूज किया जाता है। ये हाई डेंसिटी प्रोडक्शन के लिए है। थर्ड एलिमेंट है ऑर्नामेंटल फिशरीज या लिविंग जूअल्स। विजुअल में वैल्यू चेन फनल दिखाया गया है। फनल का टॉप पार्ट ब्रूड स्टॉक बैंक्स है जहां ब्रीडिंग होती है और बॉटम पार्ट ग्लोबल मार्केट है। इंडिया का शेयर ग्लोबल ऑर्नामेंटल ट्रेड यानी 15 to 20 बिलियन डॉलर्स में अभी लेस दैन 1% है। ये लो वॉल्यूम लेकिन एक्सट्रीमली हाई वैल्यू बिजनेस है। 1 किलो श्रिम्प शायद 500 रुपए का बिके, लेकिन एक रेयर ऑर्नामेंटल फिश हजारों में बिक सकती है। फनल डायग्राम ये सजेस्ट करता है कि अगर हम इंडिजिनस ब्रीडिंग, मेक इन इंडिया पर फोकस करें और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें तो ये सेक्टर रूरल वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ह्यूज इनकम जनरेट कर सकता है। दिस इज ह्यूज पोटेंशियल। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ह्यूज कैपिटल पैसा चाहिए होता है, जो छोटे फिशरमैन या कोऑपरेटिव्स के पास नहीं होता। इस क्रेडिट गैप को फिल करने के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF बनाया गया। स्लाइड के लेफ्ट साइड में फाइनेंशियल फ्लो मैकेनिज्म चार्ट इस फंड के स्ट्रक्चर को क्लियर करता है। टॉप पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% है तो सरकार बैंक को 3% पे करेगी और बोरोवर को सिर्फ 7% देना होगा। पैसा डायरेक्टली सरकार नहीं देती, बल्कि नोडल लोनिंग एंटिटीज NLEs जैसे नाबार्ड और NCDC के थ्रू चैनलाइज होता है। ये एंटिटीज स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज और कोऑपरेटिव्स को लोन देती हैं। FIDF का मेन पर्पस कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करना है। विजुअल में देखिए, कॉर्पस साइज 7,522 करोड़ रुपीस है। ये फंड स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है जो लंबे समय में प्रॉफिट देते हैं, इसलिए इनका रीपेमेंट पीरियड भी लंबा 12 इयर्स रखा गया है, जिसमें 2 इयर्स का मॉनिटोरियम छूट शामिल है। ये प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करता है कि वो कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जब बिजनेस सेट हो रहा होता है तब उन्हें EMI का प्रेशर नहीं होता।
राइट साइड में FIDF फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आइकन्स दिए गए हैं जो एलिजिबल एक्टिविटीज बताते हैं। मरीन इंफ्रा में जेटीज और ड्रेजिंग, समंदर की गहराई बढ़ाना शामिल हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट्स आते हैं। एडवांस टेक में डीप सी वेसल्स और फीड मिल्स हैं। हर विजुअल एलिमेंट पर एक ग्रीन टिक है जो दर्शाता है कि ये सब अप्रूव्ड कैटेगरीज हैं। इस फंड का स्ट्रेटेजिक इंटेंट ये है कि पब्लिक फंडिंग गवर्नमेंट का यूज करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, ताकि फिशरी सेक्टर में परमानेंट एसेट्स क्रिएट हो सके जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों को सपोर्ट करे। क्लियर है? हमारा फाइनल डिस्कशन एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस पर होगा। इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट फिशरीज एक्सपोर्टर है, लेकिन हमारी सक्सेस स्टोरी में एक वल्नरेबिलिटी है। स्लाइड के विजुअल 1 एक्सपोर्ट कंपोजिशन डोनट चार्ट को देखिए। इसमें 70% हिस्सा फ्रोजन श्रिम्प का है। इसे पिंक रेवोल्यूशन की सक्सेस माना जाता है, लेकिन ये रिस्की भी है। अगर श्रिम्प मार्केट में कोई बीमारी आ गई या प्राइसेस गिर गए तो हमारा पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर कोलैप्स हो सकता है। मैप में दिखाया गया है कि हमारा सबसे बड़ा बायर USA 35% है। ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन भी एक रिस्क है। अगर USA ने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव मार्केट्स कम हैं। स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट है विजुअल 2 कंपेटिटिवनेस स्टेयरकेस मॉडल। ये मॉडल दिखाता है कि हम वैल्यू चेन में ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं। स्टेप 1 है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, यहाँ हम अभी हैं कॉस्ट कंपेटिटिव। स्टेप 2 है प्रोसेसिंग एंड हाइजीन, यहाँ एंटीबायोटिक्स और रेसिड्यू का इशू आता है। EU और US के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर श्रिम्प में एंटीबायोटिक्स की ट्रेसेस मिले तो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। स्टेप 3 है वैल्यू एडिशन, मतलब सिर्फ फ्रोजन श्रिम्प मत बेचो, बल्कि ब्रेडेड श्रिम्प, पिकल्स या रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बेचो। इससे मार्जिन बढ़ता है। स्टेप 4 है ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन, जैसे सफारी सर्टिफिकेशन स्कीम। जब प्रोडक्ट सर्टिफाइड होता है तो इंटरनेशनल बायर उस पर ट्रस्ट करता है और प्रीमियम प्राइस देता है। ट्रेसेबिलिटी एक कीवर्ड है जो यहाँ मेंशन किया गया है। इसका मतलब है सोर्स टू प्लेट ट्रैकिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारी फिश सस्टेनेबल तरीके से पकड़ी गई है और हाइजीनिक है। विजुअल में एक वार्निंग ट्रायंगल है जो चैलेंजेस, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को हाईलाइट करता है। अक्सर USA इंडियन श्रिम्प पर टैक्स लगा देता है, ये कहकर कि हम सस्ता बेच रहे हैं। इन नॉन टैरिफ बैरियर्स को बीट करने का एक ही तरीका है, क्वालिटी और वैल्यू एडिशन। जब हम रॉ कमोडिटी से प्रोसेस्ड ब्रांड की तरफ बढ़ेंगे, तभी हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगी और हम ग्लोबल मार्केट लीडर बन पाएंगे। समझ गए ना? वेरी गुड।